दोस्तों नमस्कार। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू के कारण पिछली क्लास को रोकना पड़ा। इसके आगे सवालों की चर्चा इस वीडियो में मैं करूँगा, देखना ना भूलिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब में साफ पानी होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल का सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करेगी? पहला ऑप्शन है तालाब में कपड़े धोना, दूसरा है तालाब में जानवर धोना, तीसरा है तालाब में मोटर वाहन धोना और चौथा है तालाब में तैरना। देखिए, अगर तालाब में हम कपड़े धोएंगे तो भी प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा है तालाब में अगर जानवर धोएंगे तब भी प्रदूषण उत्पन्न होगा, इसलिए भी नहीं होगा। तीसरा है तालाब में अगर मोटर वाहन धोएंगे तब भी ऑप्शन तीसरा नहीं होगा। चौथा अगर तालाब में हम लोग तैरेंगे तो प्रदूषण उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन जो है इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितना पानी मौजूद होता है? पहला ऑप्शन है 0.65, दूसरा है 0.75, तीसरा है 0.95, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 75% जल है। अगर पूर्णांक की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन जो है 0.75 या ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का संसाधन नहीं है? पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा है भूजल, तीसरा है महासागर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जैसे नदी जो है मीठे जल का साधन होता है, भूजल भी होता है, महासागर जो है मीठे जल का जो है संसाधन नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो है आपका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु घर्षण की प्रक्रिया द्वारा ऋणात्मक आवेशित हो जाती है तो पहला ऑप्शन है वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन खो देती है, दूसरा है वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन खो देती है, प्रोटॉन खो देती है, तीसरा है वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और चौथा है वस्तु कुछ प्रोटॉन प्राप्त करती है। कोई भी वस्तु अगर है उस पर ऋणात्मक आवेश लगा हुआ है, इसका मतलब ये है वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। क्या करती है? ऋणावेशित होने का मतलब है उसने कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए ऑप्शन जो आप लोगों का तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी की पपड़ी, दूसरा है पृथ्वी का आवरण या मेंटल भाग, तीसरा है पृथ्वी का आंतरिक भाग और चौथा है पृथ्वी का बाहरी भाग। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? पृथ्वी की प्लेट के लिए ऑप्शन नंबर पहला, पृथ्वी की जो पपड़ी हो जाएगी वो भूकंप उत्तरदायी उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोगों का पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्लेट की गति का कारण बनता है। पहला ऑप्शन है चक्रवात,
दूसरा है बिजली चमकना, तीसरा है अर्थक्वार्क, चौथा है गरज के साथ वर्षा। तो जो पृथ्वी की प्लेट की जो गति है वो भूकंप के कारण बनती है, इसलिए ऑप्शन जो है तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक का अयस्क कहलाता है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट, दूसरा है मैग्नीशिया, तीसरा है बॉक्साइट और चौथा हेमेटाइट। तो जो चुंबक का अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट होता है। समझ में आ गया होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर का पहला सही जवाब हो जाएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का। और हेमेटाइट किसका होता है? लोहे का होता है। इसलिए मैग्नेटाइट जो है वो चुंबक का अयस्क हो जाएगा। इसे ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? पहला है सिल्वर या चांदी, दूसरा है आयरन और लोहा, तीसरा है तांबा और चौथा है रबड़। तो दोस्तों कुचालक वे होते हैं जिनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं गुजरते हैं, अर्थात में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं? कुचालक। तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सुचालक। क्या हो जाएंगे? सुचालक। इसलिए जो चांदी में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये कौन होती है? सुचालक होती है। लोहा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये वो भी सुचालक होती है। तीसरा है तांबा, तांबा में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो भी सुचालक होती है। तो कौन सा एक नहीं होगा? हो जाएगा जो रबड़ हो जाएगा आपका, एक कुचालक हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्योंकि इसमें क्या नहीं होते हैं गुरुजी? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बल्ब के अंदर मौजूद छोटे कुंडलित धातु के तार को क्या कहा जाता है? पहला है एलिमेंट तत्व, दूसरा है सुचालक कंडक्टर, तीसरा है फिलामेंट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बल्ब के अंदर मौजूद छोटे कुंडलित धातु होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? फिलामेंट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। फिलामेंट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक साधारण लोलक को 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड का समय लगता है, तो उस पेंडुलम की समयावधि क्या होगी? तो दोस्तों को पेंडुलम की समयावधि निकालना हो तो आपको याद करना पड़ेगा समय बटे दोलनों की संख्या, समय बटे दोलन। तो समय कितना है? 32 सेकेंड और दोलनों की संख्या 20 है और 32 को 20 से भाग लगा दीजिएगा तो 1.6 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ में गति को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वृत्ताकार गति, दूसरा है पीरियोडिक मोशन कहेंगे, तीसरा है सीधी रेखीय गति कहेंगे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वृत्ताकार पथ होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन या वृत्ताकार गति कहा जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
किसी भी श्रेणी के समान गुणों वाले पौधों और जानवरों का एक समूह है। पहला ऑप्शन है टैक्सोन, दूसरा है प्रजातियाँ, तीसरा है जीनस या जाति, चौथा है क्रम। जब किसी भी श्रेणी के समान गुणों वाले पौधे और जानवर होंगे तो उनका जो समूह है टैक्सोन या ऑप्शनवा जो है पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए ये सवाल सारे सवाल जो हैं किसी न किसी परीक्षाओं से टकराएंगे, इसलिए देखना ना भूलिएगा, मेहनत करते रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है। पहला है शराब, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है नारियल का तेल और चौथा है चीनी। तो दोस्तों जो शराब जो है पानी में घुलनशील है इसलिए नहीं ऑप्शन होगा। सोडियम क्लोराइड जो है नमक भी घुल जाता है इसलिए भी ऑप्शन में नहीं होगा। तीसरा है नारियल का तेल, ये पानी में नहीं घुलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। चीनी भी जो है पानी में घुलनशील है इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा। नारियल का तेल जो है पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अपारदर्शी वस्तु का चयन कीजिए। पहला है चारकोल, दूसरा है वायु, तीसरा है ग्लास, चौथा है पानी। अपारदर्शी का मतलब ये होता है कि कोई आर पार वस्तु देखी ना जा सके, उसे कहते हैं अपारदर्शी। वायु के द्वारा देख सकते इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, ग्लास के भी द्वारा देख सकते ये भी नहीं होगा, पानी के भी द्वारा देखा जा सकता है इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा। जो चारकोल होता है उसके द्वारा हम कोई भी वस्तु देख नहीं सकते, अपारदर्शी वस्तु हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारभासी है। कहने का मतलब यह है कि किसके द्वारा हम वस्तु को आर पार देख सकते हैं। पहला है रंगीन कांच, दूसरा है दर्पण, तीसरा है दीवार, चौथा है कपड़ा। तो कपड़े के द्वारा नहीं देखा जा सकता, ऑप्शन नंबर चौथा गलत हो जाएगा। दीवार के भी द्वारा आर पार नहीं देखा जा सकता है और दर्पण के भी द्वारा नहीं देखा जा सकता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर इसका पहला रंगीन कांच जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ऐसी सामग्री है जिसे भोजन की प्रकृति और गुणवत्ता को बदलने के लिए लक्ष्य से भोजन में मिलाया जाता है। कौन सी सामग्री है। पहला है खाद्य सामग्री, दूसरा है खाद्य अपमिश्रण, तीसरा है खाद्य संदूषक और चौथा है खाद्य जहर। तो हम लोग कौन सी मिलाएंगे, तो हम लोग खाने वाली सामग्री में भोजन में जो मिलाएंगे वो खाद्य सामग्री या फूड मटेरियल जो है मिलाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, तीसरा है खनिज, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है वो हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पदों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट की पहचान कीजिए। देखिए, पहला है गाय दूध मक्खन, दूसरा है मुर्गी मांस अंडा, तीसरा है बकरी दूध मांस, चौथा है पौधा सब्जी छाछ। देखिए, गाय से दूध मिलता है, दूध से मक्खन मिलता है, इसलिए सेट ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा। दूसरा है मुर्गी से अंडा मिलता है और मुर्गी से मांस भी मिलता है, इसलिए ऑप्शन ये भी दूसरा सही है, ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में बकरी से हमको दूध मिलता है, बकरी से मांस भी मिलता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन के पास हम लोग चलते हैं। देखिए, पौधा से सब्जी तो मिल जाएगी, मगर सब्जी से न छाछ मिलेगी न पौधा से छाछ मिलेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा, विषम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा घर बर्फ से बना हो है। पहला ऑप्शन है इग्लू, दूसरा है वृक्ष घर, तीसरा है कैनवास, चौथा है झोपड़ी। तो दोस्तों, जो बर्फ़ के घर बनते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इग्लू। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। झोपड़ी नहीं बनेगी, कैनवास भी नहीं बनेगा और वृक्ष घर भी नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला जो इग्लू जो हो जाएगा वो जो है घर बर्फ़ से बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, कहीं ना कहीं टकरा जाएगा आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के फेफड़े हैं। पहला ऑप्शन है वेनेजुएला का जंगल हो जाएगा कि कैलिफोर्निया का जंगल हो जाएगा, तीसरा है अमेजन का जंगल हो जाएगा, चौथा हिमालय का जंगल हो जाएगा। तो दोस्तों, जो पृथ्वी का जो फेफड़े होते हैं वो अमेजन का जंगल कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले हमारी मदद के लिए कौन आता है। देखिए, जब हम मुसीबत में होंगे तो हमारे पड़ोसी आएंगे कि दूसरे देश के लोग आएंगे कि जानवर आएंगे कि इनमें से कोई नहीं। दूसरे देश के लोग कैसे आ पाएंगे, जानवर किसी की सहायता करते रहे, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई का जिक्र उठता नहीं है, तो हमारे जो पड़ोसी होंगे वही जो है हमारी मुसीबत में खड़े होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला और इस सेट का अंतिम सवाल रहेगा, भारत के कुल उत्पादन में खाद्य फसलों का लगभग हिस्सा कितना है। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 60, तीसरा है 70, चौथा है 80। तो दोस्तों, खाद्य उत्पादन में जो है भारत में जो खुद खाद्य फसलों का जो हिस्सा है वो 70% है, इसलिए ऑप्शन नंबर का तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, टेक्निकल इशू के कारण वीडियो को हमको दोबारा से बनाना पड़ा, इसलिए इसके आगे कोई क्वेश्चन पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, प्लीज़ इससे देख लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में बांटने का प्रयास करिएगा। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। लाइक करिएगा, एक अंगूठे का बटन मुझे दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन दबा दीजिएगा, जो भी कंटेंट डाला जाएगा वो आपको सूचना मिल जाएगी। इसलिए चैनल से जुड़िए और आगामी जो है परीक्षाओं के लिए अपनी मजबूती से जुड़िए और मेहनत कीजिए, अपने माँ बापू का सपना साकार करिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए।
इसी के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।